नमस्कार, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागत आप सभी लोगों का। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। दरोगा बाबू श्रृंखला के अंतर्गत रीजनिंग की क्लास जो कि यूपीएसआई की परीक्षा के लिए है। तो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए रीजनिंग के 55 से 60 क्वेश्चंस जो आते हैं उसके लिए ये श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू की गई है, ताकि इस क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करके आए और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। ठीक है, तो आइए, स्वागत है रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर। दरोगा बाबू श्रृंखला के अंतर्गत यूपीएसआई की परीक्षा के लिए पहला क्वेश्चन आज के सत्र का ये रहा। कहता है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। एक श्रृंखला हमको दी गई है। श्रृंखला अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है D6 H12 L18 क्वेश्चन मार्क T30, ऐसे करके श्रृंखला लिखी गई है। लेटर भी हैं और नंबर भी हैं। अगर हम लेटर टू लेटर चल करके देखें या लेटर से नंबर में कुछ हो रहा है क्या, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, +2 6, H की वैल्यू 8 होती है, +4 12। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे ज्यादा बेटर है कि D से H जाए, H से L। कैसे? D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, L की वैल्यू 12। तो +4 का अंतर हो रहा है ना, D से H में ये +4 का अंतर है, H से L में +4 का अंतर है। तो अगला अंतर भी कितने का होना चाहिए? +4 का। तो 12 + 4 कितना होगा? 16। और 16 किसकी वैल्यू होती है? 16 वैल्यू होती है P की। और फिर +4 करके T की वैल्यू हो गई 20। ठीक, ये तो हो गया लेटर का। P आना चाहिए। P हमारे पास एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, नंबर की अगर चर्चा कर लें कि नंबर में क्या चल रहा है, तो 6 से 12 प्लस का 6 + 6 18। तो यहां प्लस का 6 24 हो गया और प्लस का 6 हो गया 30। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी P24 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। कथन एवं निष्कर्ष से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, और चूंकि बहुत बड़े होते हैं तो जब इनको टाइप करवाया जाता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यदि इसको टाइप करते हैं, यानी बाइलिंगुअल इस क्वेश्चन को रखते हैं, तो फॉन्ट साइज बहुत छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो बड़े हैं, लेंदी हैं, उनको सिर्फ हिंदी भाषा में ही यहां प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। कथन क्या कहता है? कहता है प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा हमें एक कथन दिया गया है। क्या? कि प्रतिदिन, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक, अब इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो पहला निष्कर्ष दिया है, बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। ठीक, क्यों कह रहा है? प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। उससे निष्कर्ष निकाला है इन्होंने कि बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। एक बच्चा प्रतिदिन खेलता है, और यदि वो प्रतिदिन खेलता है तो उसके लिए पानी पीना आवश्यक है, इसलिए उस बच्चे को 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। इज इट? क्या दिए गए प्रश्न से यह निष्कर्ष निकालना उचित रहेगा कि बच्चा हमारा खेल रहा है इसलिए उसको पानी पिलाओ? पानी की आवश्यकता क्यों है, पानी पीने का अभ्यास क्यों करना चाहिए, उसके लिए ये वैलिड निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा खेलता है प्रतिदिन इसलिए उसको पानी पीना आवश्यक है। ठीक, खैर दूसरी वाली पर चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कहता है पानी बच्चों को बीमारियों से बचाता है। ऊपर स्टेटमेंट में बच्चों के बारे में चर्चा की जा रही और कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी बच्चों को बीमारियों से बचाता है। क्या यह निष्कर्ष हम सही कर सकते हैं? क्या यह निष्कर्ष उचित लग रहा है? क्या नहीं, पानी बच्चों को बीमारियों से बचाता है इसलिए बच्चे को पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, नहीं, यह भी उचित नहीं लग रहा। क्यों? किसी भी व्यक्ति के शरीर में, वो बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ा हो, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। हमारे शरीर को लगातार पानी की आवश्यकता होती रहती है, इसलिए हम काम करें अथवा ना करें, हाँ, अगर हम कोई मेहनत का कार्य कर रहे हैं तो हमको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है,
मेहनत का कार्य यदि कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी यदि हम कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, दिन भर पैर पसार करके पड़े हुए हैं, फिर भी हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर पानी के तो हम रह नहीं सकते, वो चाहे बच्चा हो, वयस्क हो या बूढ़ा हो। ठीक, इसलिए जो निष्कर्ष उसने निकाला है कि प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन खेलते हैं इसलिए उनको पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, नहीं, ये कोई वैलिड निष्कर्ष नहीं है। पानी बच्चों को बीमारियों से बचाता है, नहीं, ये भी कोई वैलिड निष्कर्ष नहीं है। पानी हमारे शरीर की बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है, इसलिए हमें हर बच्चे को पानी पीने की आदत डलवानी चाहिए। ये इसका बेसिक निष्कर्ष निकल सकता है। ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं, इनवैलिड है। ठीक, तो पहला निष्कर्ष भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ऐसा कहां दिया गया है? ऐसा दिया गया है डी में, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अब ये डी ऑप्शन कहां दिया गया है? डी दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे जो चीज इरिटेट कर रही है ना, वो ये वाले सवाल हैं इनके। क्यों? ये वाले सवाल से मतलब ये है कि पहले वो 5 विकल्प देंगे कि उन 5 विकल्प में से चुनिए आपका आंसर क्या आया है, फिर उसका कोड देखो, फिर कोड दे करके प्रश्न का उत्तर नीचे और दिखे 4 आंसर, उनमें से उत्तर बताओ। अरे इतनी तुम्हें चुल्ल काट रही है कि नहीं हम 5 ऑप्शन ही देंगे, या तो तुम सीधे सीधे 4 ऑप्शन दो, आइदर का केस हटा दो, यहां से 4 ऑप्शन कर दो। और अगर तुमको इतना मजा आ रहा है कि नहीं हमको 5 ऑप्शन करने, तो फिर पूरे क्वेश्चन को 5 आंसर्स में वैलिड करो ना। सिंपल सा फंडा है, 5 ऑप्शन देना शुरू करो। वो तुमसे किया नहीं जाएगा, जबरदस्ती का परेशान करना केवल बच्चों को। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। प्लस का अर्थ है पिता, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, माइनस का अर्थ है मां, स्टार का अर्थ है बहन, और डिवाइड सिंबल का अर्थ है भाई। ठीक, फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कहता है इन द गिवन एक्सप्रेशन m प्लस n माइनस o स्टार q हाउ इज o रिलेटेड टू m। o का m से क्या संबंध है, ये वो हमसे जानना चाहता है। किसका संबंध बताना है? o का संबंध बताना है m के साथ में। और ये इक्वेशन हमको दी गई है, इस इक्वेशन को क्या करें? सीधा फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लें। फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते ही प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्लस साइन का अर्थ क्या है? पिता, यानी अगर a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो m प्लस n का अर्थ क्या हो जाएगा कि m n का पिता है। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास में m पिता है, किसका पिता है? n का पिता है, तो m n का पिता है। माइनस का अर्थ मां है, यानी n o की मां है, तो n क्या हो गई? माता हो गई। किसकी माता हो गई? o की माता हो गई। तो m n का पिता है और n o की माता है। स्टार का अर्थ है बहन, यानी o बहन है, किसकी? q की। तो o बहन है, तो फीमेल किसकी बहन है? q की बहन है। ठीक, यही फैमिली ट्री बना इसका। m पिता है n का, n माता है o की, और o किसकी बहन है? q की बहन है। संबंध उसने पूछा है o का m से, सिंपल सा संबंध हो गया ना, o का संबंध m से। तो o किसकी बेटी है? n की, और n किसकी बेटी है? m की। तो o m के लिए क्या हो जाएगी? उसकी नातिन, यानी कि ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही डी ग्रैंड डॉटर हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऑनलाइन सहयोगी मंच है जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ता है? ओके, ये जो प्रश्न हमारे सामने है, ये प्रश्न है मानसिक अभिरुचि परीक्षण। रीजनिंग में, यूपी पुलिस की परीक्षाओं में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछते हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, आप सब जानते होंगे। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और उस चैप्टर में भी कुल जो जितने चैप्टर होते हैं उसमें एक चैप्टर है लैंगिक संवेदनशीलता। क्या है? लैंगिक संवेदनशीलता, ये चैप्टर है जिसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऑनलाइन सहयोगी मंच है? वैश्विक यानी यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन सहयोगी मंच है जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए,
लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों ही टाइप के देशों के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विकिपीडिया नहीं, विकीलीक्स नहीं, गूगल नहीं, विकीजेंडर। क्या नाम है उसका? विकीजेंडर। ठीक है, लैंगिक संवेदनशीलता के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। ठीक है, तो ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो क्या करता है, सभी विकसित और विकासशील देशों के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए आपस में जोड़ने का काम करता है। उस मंच को क्या बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? विकीजेंडर बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बताओ भाई जरा, इसका उत्तर क्या आएगा? कहता है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 30वां है। ठीक, 60 विद्यार्थी टोटल हैं, वैल्यू उसने हमको टोटल दे दी है, और उस 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के का स्थान क्या है? शीर्ष से 30वां, यानी टॉप से 30वां स्थान है। जब 10 लड़के शामिल हुए, यानी टोटल वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। 60 लड़के टोटल ऑलरेडी हैं, जब 10 लड़के शामिल हुए यानी टोटल वैल्यू 70 हो गई, तो उसका स्थान एक कम हो गया। किसका? इस लड़के का स्थान जो शीर्ष से 30वां था, उसका स्थान क्या हो गया? एक कम हो गया। तो अंत से उसका नया स्थान क्या होगा जानना चाहता है। कैसे करेंगे? ये हमारे पास स्थिति है। ठीक, अगर हम शुरुआती स्थिति की बात करें तो ये टॉप है, ये बॉटम है। लड़के का स्थान शीर्ष से कितना है? 30वां। तो लड़का शीर्ष से 30वें स्थान पर है। लड़का शीर्ष से 30वें स्थान पर है। कब? जब टोटल वैल्यू 60 है। ठीक, लेकिन जब 10 और लड़के शामिल हुए, यानी टोटल वैल्यू क्या हो गई? टोटल वैल्यू क्या हो गई? टोटल वैल्यू 10 बढ़ गई। तब कहता है उसका स्थान एक कम हो गया। शीर्ष से स्थान का कम होना, अब 30 से 29 मत कर देना वरना गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ऊपर से उसका स्थान 30वां था, उसका स्थान ऊपर से कम हो गया, यानी अब उसका स्थान कितना हो गया होगा? अब उसका स्थान एक बढ़ करके 31 हो गया होगा। शीर्ष से उसका स्थान एक कम हो गया है। क्या? उसका स्थान एक कम हो गया। पहले वो 30वें नंबर पे था, ठीक, अब 31वें नंबर पे पहुंच गया, तभी तो कह रहा है कि उसका स्थान एक कम हो गया है। तो अब लड़के का स्थान कितना रह गया? 31 हो गया है। कहां से? टॉप से। तो कह रहा है बताओ बॉटम से उसका स्थान क्या आएगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगी। टोटल वैल्यू 70 + 1 माइनस गिवन वैल्यू। टॉप से पता है 31 और बॉटम से निकालनी है। 71 में से 31 चला जाएगा, कितना बचेगा? 40, और यही 40 क्या हो जाएगी? बॉटम से उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर बच्चे जो गलती करेंगे वो क्या करेंगे कि कहता है तो उसका स्थान एक कम हो गया, तो 30 से एक कम करके 29 कर देंगे। ठीक है, 30 से एक कम करके क्या कर देंगे? 29 कर देंगे, और फिर 29 के आधार पे वो उत्तर निकालेंगे। 42 वो ऑप्शन में दिया, टिक करके चले जाएंगे, बाद में गलत हो जाएगा। ठीक, ऊपर से स्थान कम होने का मतलब क्या हो गया? एक स्थान उसका बढ़ गया, 30 से 31 हो गया। जैसे आपकी रैंकिंग आई थी 3, पूरे कक्षा में आपका कितना रैंक आया? 3। फिर मैंने कहा आपका रैंक कम हो गया, अब तीसरे स्थान पर नहीं रह गया, तो कहां पहुंच गए? चौथे। एक से कम हो गया ना, तो यही स्थिति यहां पर दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि डॉलर बराबर है 6 के, @ बराबर है 2 के, हैश बराबर है 156 के, और परसेंटेज बराबर है 3 के, कॉपीराइट बराबर है 10 के, तो इसका मान क्या होगा? ये हमको इक्वेशन दी गई है। अब की बार उसने मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन तो दी है, लेकिन उस इक्वेशन में सिंबल्स की बजाय नंबर्स को कोड कर दिया। जनरली हम नंबर्स सिंबल्स को कोड करते हैं, अब की बार उसने क्या किया? नंबर्स को कोड कर दिया। कोई परेशानी की बात नहीं, जो जैसा लिखा है एज इट इज उतार लेंगे। @ का अर्थ क्या है? 2। @ बराबर है 2 के, तो ये 2 हो गया, प्लस परसेंटेज का मतलब कितना है? 3 है। फिर गुणा का साइन है तो गुणे कर दिया। हैश का अर्थ क्या है? हैश का अर्थ है 156, तो ये हो गया 156। फिर डिवाइड का साइन है, और डिवाइड में डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है हमारे पास? 6, तो 156/6 हो गया। फिर क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, और कॉपीराइट का अर्थ क्या है? 10। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे?
6 दूनी कितना हो गया 12, कितना बचा 3 और ये 6, 6 रंग 36, ये हो गया 26। अब क्या करेंगे, बॉडमास रूल का प्रयोग करना है, तो पहले डिवाइड और फिर गुणा, तो 20 तिहाई 60 और 6 तिहाई 18, कितना हो गया ये 20 तिहाई 60 और 6 तिहाई 18, 78, 78 प्लस 2 80, तो ये हो गया 80 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 70। तो 70 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, देखने में खतरनाक लग रहा था पर है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? अगेन जो मानसिक अभिरुचि परीक्षण चैप्टर है उसका क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्मदोष लगाना, अपने ऊपर दोष लगाना कि हां मैं दोषी हूं, मैंने ये काम किया है, ये बोलना, ये कहना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये क्या कहलाता है? तो आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना का अर्थ है अपील दायर करने का कार्य नहीं। मैंने बताया आत्मदोष लगाना यानी अपने आप को अपराधी मानना, अपने आप को अपराधी स्वीकार करना, न्याय से बचने का कार्य नहीं, अपराध को नकारने का कार्य नहीं, अपराध स्वीकार करने का कार्य। आत्मदोष लगाने का अर्थ क्या होता है, अपराध को स्वीकार करने का कार्य कि हां मैंने ये अपराध किया, गुनाह को कबूल करना। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जरा देखो और बताओ क्या उत्तर आएगा। देखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, आसान है भी, 61, 71, 91 चल रहा है। बताओ उत्तर जल्दी से क्या आएगा, मैं देख रहा हूं कमेंट में। बढ़िया, लगभग सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आसान है। देखो 61 से शुरू होकर के 211 पर खत्म है, यानी प्लस माइनस चलेगा, तो 61 से 71 में ये प्लस का 10 चल रहा है, 71 से 91 में ये प्लस का 20 हो रहा है, 91 से 121 में ये प्लस का 30 हो रहा है, तो 10, 20, 30, तो यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ क्या होगा प्लस का 60, और 211 में यदि 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 271 हो जाएगा। तो डी 271 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, दो लड़कियां हैं जिसमें से एक लड़की ने एक दूसरी लड़की की तस्वीर की ओर इशारा किया है। इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरी लड़की से क्या संबंध है? आइए फैमिली ट्री बना करके इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले एक लड़की, ठीक है, हमारे पास एक लड़की है, लड़की की तस्वीर है, ठीक है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक दूसरी लड़की ने कहा, एक दूसरी लड़की ने कहा, क्या कहा? वह यानी ये लड़की जो तस्वीर वाली है, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां की बहन, मेरी मां की बहन यानी मेरी मौसी, माता की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। मेरी माता की बहन की इकलौती बहन है, कैसी? इकलौती बहन की बेटी है। इकलौती बहन की कौन है? बेटी है। तो कहता है तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरी लड़की से क्या संबंध है? ठीक, अब बताओ क्या रिलेशन एक्सट्रैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। देखो इस लड़की की ओर इशारा करके इस लड़की ने कहा कि यह लड़की जो तस्वीर वाली लड़की वो कौन है? मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां की बहन यानी मेरी मौसी की बेटी है। तो ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी मौसी की बेटी है। तो ये लड़की कौन है? मेरी मौसी की बेटी यानी कि मौसेरी बहन यानी कि कजिन। क्या बोलेंगे? मौसेरी बहन बोल दें, कजिन बोल दें। क्या दिया है ऑप्शन में? कजिन दिया हुआ है, तो कजिन इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। ठीक है, याद रखो ऊपर ऑप्शन में बहन भी दिया है, बहन ऑप्शन मत लगा देना,
यदि बहन ऑप्शन लगाओगे तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कजिन है, मौसी की बेटी, यानी मौसेरी बहन है। क्या है? मौसेरी बहन। ठीक है, बहन और मौसेरी बहन में फर्क होता है। ठीक है, बहन का मतलब है सिबलिंग, यानी सगी बहन या सगे भाई के लिए सिबलिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बहन लिखा है ये सगी बहन के लिए लिखा है। मौसेरी, फुफेरी, चचेरी, ममेरी, इन बहनों के लिए बहन का यूज नहीं करते। उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कजिन का प्रयोग करते हैं। अब कजिन शब्द का प्रयोग, कजिन जो शब्द है वो अपने आप में जेंडरलेस शब्द है। कहता उसका अपना कोई जेंडर नहीं होता। कजिन, अगर यहां मौसेरा बेटा आ रहा होता तो भी कजिन उत्तर लगाते, मौसेरी बेटी आ रही है तो भी कजिन उत्तर लगाएंगे। कजिन का अपना कोई जेंडर नहीं होता है, वो किसके संबंध में? बेटा या बेटी दोनों के संबंध में, भाई या बहन दोनों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर मौसेरी बहन यानी कि कजिन, बी फिर इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। कहता है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती। पूछा क्या है? उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए, यानी अंत में वापस अपने घर की तरफ वो जाना चाहती तो उसको किस दिशा में चलना चाहिए ये वो जानना चाहता है। ठीक है, तो भैया इस हिसाब से लड़की ने चलना शुरू किया दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर चली। तो ये एक बिंदु हो गया और इस बिंदु से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। कहता है फिर दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर और चलती है। तो यहां से अपने दाएं मुड़ी है, दायां इधर पड़ेगा, दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की। कहता है फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो यहां से इसका दायां कहां पड़ेगा? ऊपर की ओर। तो अपने दाईं ओर मुड़ी और दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की। ठीक, कहता है फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। तो यहां से वापस अपने दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और यहां पर आकर के वो रुक जाती है। तो कहता है अब अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा? तो ये उसका घर था ना, यहां से हमने चलना शुरू किया था, तो ये क्या था? उसका घर। और वो इस समय यहां पर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। घर ये है और वो इस समय यहां पर है, तो अगर वो यहां पर खड़ी और उसको वापस अपने घर जाना है तो किस दिशा में जाना होगा? किस दिशा में जाना होगा? दिख रहा है ना, दक्षिण दिशा में उसको चलना चाहिए ताकि वो अपने घर पहुंच सके। तो बी इज राइट आंसर। ठीक, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा? विल परफेक्टली कंप्लीट द गिवन फिगर। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ये हमें एक फिगर दिया गया है, ये एक फिगर हमको दिया गया है। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, आकृति पूर्ति, ये चैप्टर होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, उसका चैप्टर है। फिगर को 4 हिस्सों में काटा गया है, 3 हिस्से दिए गए हैं, एक हिस्सा गायब है। वो हमसे कह रहा है कि इस गायब वाले हिस्से में ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखा जाए कि ये गायब वाला हिस्सा पूरा हो जाए, ये आकृति कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो सीधे हमको नजर आ रहा है जब हम फिगर को एनालाइज करते हैं तो ये और ये एक समान है, तो ये वाला और ये वाला फिगर एक समान होना चाहिए, यानी आकृति आपकी कुछ ऐसी बननी चाहिए, नॉन शेडेड में ऐसी। ठीक, ये जो 2 स्टार हैं, ये 2 स्टार आपके पास यहां पर भी आने चाहिए, यानी एक स्टार यहां पर और एक स्टार यहां पर, ऐसी आकृति आपको चाहिए। ऐसी आकृति केवल कहां दिख रही है? डी में, तो डी ही आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में फेमस को FAMAUOS लिखा गया है, यानी कि फेमस में जो अक्षर लिखे हैं उन्हीं अक्षरों को सफल करके फेमस का कोड लिखा गया है, अलग से कोई कोड यूज नहीं किया गया या लेटर्स को यूज नहीं किया गया, यानी सफल करना है, बस हमको ये दिख रहा है। ठीक, तो कहता उसी कूट भाषा में लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, आओ जरा चल करके देखें। सबसे पहले पकड़ें कि फेमस में जो सफलिंग हुई है वो सफलिंग में लॉजिक क्या है। ठीक, तो फेमस का कोड है FMAU और O और S, नहीं ये O था और ये U था,
O U और S, ठीक है। अब इसका कोड कैसे लिखा गया है तो देखो, F एज इट इज है, चेंज नहीं है, S एज इट इज है, चेंज नहीं है, AM को पलट करके MA लिखा गया और OU को पलट करके UO लिखा गया। बस इतना काम केवल यहां पर किया गया है, ये इसका लॉजिक चल रहा है। अगर ये लॉजिक चल रहा है तो लीजेंड का कोड भी हम ऐसे निकाल लेंगे। हम L को एज इट इज लिखेंगे, E और G को लिखेंगे G और E पलट करके, E और N को लिखेंगे N और E पलट करके, D एज इट इज, यानी LGENED कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका उत्तर बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया भैया? कहता है यदि संख्या अनुक्रम 2 4 5 6 3 1 7 4 8 5 1 2 3 बड़ी सी एक संख्या दी गई है। कहता है मैं सभी विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स में 2 की वृद्धि कर दी जाए। जितने भी ऑड नंबर यानी विषम अंक हैं सभी में क्या कर दिया जाए? 2 की वृद्धि यानी 2 बढ़ा दिया जाए। फिर कहता है सभी सम संख्याओं में 2 की कमी हो जाए, यानी जितने भी इवन नंबर से उनमें 2 की कमी हो जाए। इसके बाद जो नई संख्या बनेगी, इसके बाद जो नई संख्या अनुक्रम यानी नई सीरीज जो संख्याओं की बनेगी उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी फिर क्या करना है? उसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, उसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तब इतना सब करने के बाद बाएं से 5वां अंक कौन सा होगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, आओ जरा देखो। सबसे पहले जितने भी इवन नंबर हैं उनमें हमको 2 की कमी करनी है, जितने भी ऑड नंबर हैं उनमें 2 की वृद्धि करनी है। ठीक, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6, 5 ऑड नंबर है, नहीं इवन नंबर में कमी करनी थी। ठीक है, तो 2 में जब हम करेंगे -2 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 - 2 करेंगे तो 2 बचेगा, 5 ऑड नंबर है, 2 की वृद्धि करनी है, 7 हो जाएगा, 6 इवन नंबर है, -2 4 हो गया, 3 ऑड नंबर है तो ये 5 हो गया, फिर 1 ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? 2, 8 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा? 7, 1 कितना होगा? 3, 2 होगा 0 और 3 होगा 5। ठीक है, ये काम हमको सबसे पहले करना था। ये काम क्या किया गया है? जितने भी इवन नंबर से उनमें माइनस का 2 कर दिया गया है, जितने भी ऑड नंबर से उनमें प्लस का 2 कर दिया गया। ठीक, अब ये जो श्रृंखला बनी है इस श्रृंखला को क्या करना है? हमें अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। किसमें? घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखना है, और फिर बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमको बताना है। अब जब हम इसको घटते हुए क्रम में लिखना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमको कौन सी दिख रही है? 9। 9 से छोटी संख्या 8 नहीं है, 7 है, और 7 कितनी बार दिया गया है? 2 बार, तो 2 बार हम 7 को लिखेंगे। इसके बाद फिर 6 हमको दिया गया है, 6 कितनी बार दिया गया है? केवल और केवल 1 बार, तो 6 को लिखा। फिर 6 के बाद किसको लिखेंगे? 5 को, तो 5 हमें दिया गया है 2 बार, हमने 1 बार केवल 5 को लिखा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है बाएं से 5वां अंक कौन सा होगा, तो हमको पूरी श्रृंखला लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या हमको पूरी श्रृंखला लिखने की जरूरत है यहां पर? नहीं, उसने हमसे कहा है कि बाएं से 5वां अंक कौन सा होगा, बाएं से 5वां नंबर कौन सा होगा। तो जब हमने इसको अवरोही क्रम में अरेंज करना शुरू किया तो बाएं से 5वें स्थान पर हमको 5 मिल रहा है, तो यही 5 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। तो आज के सेट का ये तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, लेकिन तीनों ही सेट के सारे क्वेश्चंस अलग हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें इक्वेशन उसने दी हो और उस इक्वेशन का फैमिली ट्री बना करके हम प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं, जो संबंध उसने पूछा हो। जो पहला क्वेश्चन किया था वो वही था। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा इक्वेशन टाइप का, है कि नहीं, इंडिकेशन टाइप का, लड़की की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा। दूसरा क्वेश्चन वो था।
और कोडेड ब्लड रिलेशन में ही दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हमको स्टेटमेंट दिया होता है, इक्वेशन बतानी होती है, यानी ओ एम का कजिन है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनमें से किस ऑप्शन के लिए वैलिड है ये हमको बताना होता है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। हमको बताना है कि ओ क्या है, एम का कजिन। तो अब इसका एक तरीका क्या है कि जितने भी ऑप्शन वहां पर हमको दिख रहे हैं उन ऑप्शंस का फैमिली ट्री ड्रॉ करें, और फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद ओ एम का कजिन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है वो अपना उत्तर लगा करके आंसर करके आगे बढ़ गया। ठीक, पर वो एक लंबी प्रक्रिया समझ में आ जाती है, क्योंकि हमको लगभग 4 ऑप्शंस हैं, और फिर इनका अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हुआ तो हमको चारों ऑप्शंस का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, जो फिजिबल नहीं है टाइम के हिसाब से। ठीक, तो एक दूसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं, अगर हम करना चाहें भी तो क्या यहां पर उस तरीके को यूज किया जा सकता है? हर जगह तरीका यूज नहीं होगा। उसने कहा है ओ एम का कजिन है। अब कजिन का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कजिन का मतलब क्या हो सकता है? मेल भी और फीमेल भी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जेंडर पता करके कि ओ एम का कजिन है, ओ का रिलेशन बताना है, तो ओ का जेंडर पता करके हम ये देखते कि ओ का जेंडर कहां कहां पर मैच कर रहा है, इक्वेशंस में प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो कह रहा है कि ओ एम का कजिन है, तो मैंने अभी बताया था कजिन जेंडरलेस शब्द है, उसमें जेंडर नहीं होता। कजिन मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो फैमिली ट्री हमको बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो आप फैमिली ट्री अगर बनाते हैं, 3 लेटर्स ही हैं तो आसानी से बन जाएगा। देखो माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ओ माइनस एन का अर्थ क्या हुआ कि ओ एन का पुत्र है। ओ पुत्र है किसका? एन का पुत्र है। ठीक, फिर स्टार का अर्थ क्या है, तो स्टार का अर्थ हमारे पास में है, ओ माइनस एन का अर्थ हो गया कि ओ एन का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ओ एन का पुत्र है। और स्टार का अर्थ है आंट, यानी एन एम की आंट है। एन कौन है? एन आंट है। किसकी आंट है? एम की आंट है। तो यहां पर एम आएगा कि नहीं आएगा? एन एम की आंट है। अब आंट का मतलब समझना, आंट का मतलब यहां चाची भी हो सकता है, ताई भी हो सकता है, मौसी भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है, मामी भी हो सकता है। आंट का मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आंट का मतलब मामी, मौसी, बुआ, चाची, ताई, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बस उसने क्या कहा है कि आंट है। ठीक है, एन एम की आंट है। अब समझो, अगर ओ बेटा है एन का, ओ क्या है? बेटा है एन का, ओ एन का बेटा है और एन एम की चाची है। सारे ऑप्शंस अगर ले लोगे, अगर एन एम की चाची है और ओ एन का बेटा है, तो ओ एम का कजिन हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ओ किसका बेटा है? एन का, और एन किसकी चाची है? एम की, तो ओ एम का क्या हुआ? कजिन ब्रदर हो जाएगा। ठीक, अगर एम मामी है तो भी ओ एम का कजिन है, एम ताई है तो भी एम ओ का कजिन है, अगर एम एन बुआ है या मौसी है, हर स्थिति में ओ क्या है? एम का कजिन कहलाएगा। हर स्थिति में ओ एम का कजिन कहलाएगा। और उसने हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये दर्शाता है कि ओ एम का कजिन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दर्शा रहा है। पहला ऑप्शन ही मिल गया हमको जो ये दर्शा रहा है कि ओ क्या है? एम का कजिन है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। 216 संबंधित है 81 से, 104 कैसे संबंधित होगा? 216 6 का क्यूब, 81 9 का स्क्वायर, लेकिन 104 तो किसी का स्क्वायर स्क्वायर कुछ क्यूब व्यूब होता ही नहीं है। ऑप्शन में हमको 25 तो 27 दिया हुआ है, लेकिन उसका 104 से ऐसे तो संबंध नहीं बन पाएगा। फिर क्या हो सकता है? 6 3 9 का स्क्वायर 81। देखो क्या ये कर सकते हैं क्या? ये जो 216 दिया गया इसमें 2 + 1 + 6, इनको हम अगर आपस में जोड़ लें, ठीक है, 2 + 1 + 6, तो ये आता है 9, और 9 का स्क्वायर करें तो आता है 81। ये बन रहा है, ये लॉजिक बन रहा है। तो सेम लॉजिक अगर हम निकालते हैं यहां पर, तो ये 1 + 0 + 4, ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और 5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 25 आना चाहिए। ऑप्शन में 25 दिया भी है,
तो 25 ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगेन यूपीएसआई की परीक्षा है, यूपी पुलिस की परीक्षा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है आयोग कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज आपको है। जैसे कि यहां उसने हमसे कहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। 5 शब्द दिए गए, टॉप, पीक, पिनेकल, समिट, बेस, और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी ये जो 5 शब्द हमको दिए गए हैं, इन 5 शब्दों में से कोई 4 ऐसे हैं जिनका मतलब एक जैसा है, जो एक समूह बनाते हैं। कोई एक है जो अलग है, वो हमको बताना है। ऑप्शन दिया गया है टॉप, पीक, बेस और समिट। ठीक है, तो टॉप, पीक, पिनेकल, समिट, बेस में से बेस अलग लग रहा है। क्यों अलग लग रहा है? क्योंकि अगर हम अर्थ के आधार पर चलेंगे तो टॉप का मतलब ऊंचाई या शिखर, पीक का मतलब शिखर या ऊंचाई, पिनेकल यानी सबसे ऊंचाई पर, दैट इज सबसे ऊंचाई पर क्या होता है? शिखर। समिट, समिट किसके लिए यूज करते हैं? शिखर सम्मेलन के लिए। आपने G20 समिट है, G20 शिखर सम्मेलन। तो जब शिखर सम्मेलन होता है तो शिखर सम्मेलन के लिए टॉप सम्मेलन या पीक सम्मेलन ऐसा शब्द यूज नहीं करते, समिट शब्द का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज शिखर सम्मेलन। ठीक है, यानी टॉप लेवल की बात था। ठीक है, तो टॉप, पीक, पिनेकल, समिट, इन सभी का अर्थ क्या होता है? शिखर या ऊंचाई। ठीक है, जबकि बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है धरातल। ठीक है, तो इनमें से अलग कौन सा नजर आ रहा है? टॉप, पीक, पिनेकल, समिट, बेस में से अलग है धरातल यानी बेस। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ये, अच्छा ये वाला क्वेश्चन। समझो जरा इस क्वेश्चन को पहले। लॉजिकल रीजनिंग में जो चैप्टर बनते हैं वो चैप्टर कौन कौन से होते हैं? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कारण और उसके प्रभाव। ये 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर। इसके अलावा भी और भी कई चैप्टर्स बनते हैं। उनमें से ही एक चैप्टर होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, यानी कथन के सत्यता की जांच। कथन के सत्यता की जांच कहता है इस प्रश्न में, पढ़ो पर, इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। पहले तो ये गद्यांश दिया गया है हमको, कहां से कहां तक? ये यहां से लेकर के यहां तक एक गद्यांश हमको दिया गया है। ठीक है, फिर कहता है एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। अब पूरा क्वेश्चन जाहिर सी बात है एक जगह पर नहीं आएगा, तो ये हमारे सामने कथन दिया गया है। ठीक, तो एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर किसका? कथन का आकलन करें। अब क्या आकलन करना है? आकलन ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है कथन गद्यांश के आधार पर, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से चूज द appropriate one from the following options। निम्नलिखित ये विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने। अब ये जो स्टेटमेंट है तो उपयुक्त विकल्प क्या है हमारे पास में? कथन निश्चित रूप से सत्य है, कथन संभवतः सत्य है, कथन निर्धारित नहीं कर सकते यानी हम नहीं बता सकते वो सत्य है कि असत्य है, कथन निश्चित रूप से असत्य है यानी क्या करना है? कथन की सत्यता की जांच करना है। वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, कथन की सत्यता की जांच। तो पहले हमको स्टेटमेंट पढ़ना है, उस स्टेटमेंट के आधार पर ये जो कथन दिया गया उसके बारे में हमको सोचना है कि ये कथन जो दिया गया है गद्यांश के आधार पर, पैराग्राफ के आधार पर, वो सत्य है या नहीं सत्य है, ये हमको बताना है। ठीक, और फिर जो भी हमारा आंसर होगा वो हमको यहां टिक करना है। ये बीमारी बहुत है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है वर्तमान टीम के लिए
यह एक जबरदस्त अवसर है। वर्तमान टीम के लिए यह एक जबरदस्त अवसर है। यकीनन यह आधुनिक युग की सबसे अधिक प्रचारित भारतीय टेस्ट टीम है। यह आधुनिक युग की सबसे अधिक प्रचारित भारतीय टेस्ट टीम है। एशिया के बाहर अपने पिछले 8 टेस्ट मैचों में इस टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं। साथ साथ में बता रहा है कि वर्तमान टीम के लिए एक जबरदस्त अवसर है। आधुनिक युग की सबसे अधिक प्रचारित भारतीय टेस्ट टीम है। सबसे अच्छी टेस्ट टीम नहीं कहा उसने कहा है सबसे प्रचारित टेस्ट टीम है। एशिया के बाहर अपने पिछले 8 टेस्ट में से इस टीम ने 2 टेस्ट मैच ही जीते हैं और 6 में हार का सामना करना पड़ा। इससे उबरने की जरूरत है। ये एशिया के बाहर हम जो नहीं जीत पा रहे हैं, हार ज्यादा रहे हैं, इससे उबरने की जरूरत है। और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। जो जिसने गद्यांश लिखा है, जो लेखक है, उसका कहना है कि जो हम एशिया के बाहर जीत नहीं पा रहे हैं, हार रहे हैं, हमें इससे उबरने की जरूरत है और इस कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छी जगह है। आगे पढ़ते हैं, कहता है इस बार के हालात अलग हैं। हाल के दिनों में किसी भी भ्रमणकारी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीतने का इतना शानदार मौका नहीं मिला। इस बार हालात अलग हैं। किसी भी विजिटिंग टीम के लिए, भ्रमणकारी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का इतना शानदार मौका नहीं मिला है। यह स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है। यह जो टीम प्रेजेंट की ऑस्ट्रेलियाई टीम है, यह स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है, जो इसके पहले गई सभी टीमों पर भारी पड़ती थी। यानी रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ के जमाने की जो ऑस्ट्रेलियाई टीम थी, वो बहुत आक्रामक टीम थी और उसके यहां पर जो भी भ्रमणकारी विजिटिंग टीम जो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती थी, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग की टीम उन पर भारी पड़ती थी और जिनके लिए घरेलू मैदान में उनके खिलाफ खतरनाक लगता था। यानी घरेलू मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम, जब स्टीव और रिकी पॉन्टिंग थे उस टीम में, तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घरेलू मैदान में खेलना बड़ा खतरनाक लगता था। मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली। जो मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम है, उसने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली है, जिसमें उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा है। 5 में से 3 हार चुकी है सीरीज ऑस्ट्रेलिया। वह अपनी आखिरी 2 श्रृंखलाओं में पराजित रही है। वह अपनी आखिरी 2 श्रृंखलाओं में पराजित रही है, जिसमें एक श्रृंखला पाकिस्तान के खिलाफ थी। आखिरी 2 श्रृंखलाओं में पराजित रही, जिसमें एक श्रृंखला पाकिस्तान के खिलाफ थी, जो कि वर्तमान समय में खेल में मजबूत नहीं रहा है। जो कि यानी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में खेल में इतना मजबूत नहीं है, पाकिस्तान जो कि वर्तमान समय में खेल में इतना मजबूत नहीं है, उस टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। उस टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। यह संदर्भ है, मतलब भारत के संदर्भ में कह रहा है कि पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। वो तो मजबूत टीम नहीं, तुम तो फिर भी मजबूत टीम हो, भारत वालों से कह रहा है। ठीक, फिर कहता है ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 2 निलंबित चल रहे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों, ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने 2 निलंबित चल रहे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की अनुपस्थिति से कमजोर पड़ गई है। यह हमारा पूरा का पूरा गद्यांश है, पैराग्राफ है। गद्यांश या पैराग्राफ पढ़ करके हमको समझ में आया कि लेखक क्रिकेट की चर्चा कर रहा है और यह चर्चा कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी भी आसान नहीं रहा है। खासकर तब जब वो टीम रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम थी, तब वो बेहद आक्रामक टीम थी, कभी भी उसको हराया नहीं जा सका, बहुत मुश्किल रहा है उसको हराना। लेकिन आज के समय में जबकि उसके 2 सबसे बेस्ट बैट्समैन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर निलंबित हैं, तो इस समय में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने का बढ़िया शानदार मौका आया है। पाकिस्तान जैसी टीम ने भी, जो इस समय खेल में अच्छी या मजबूत नहीं है, वो भी ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराई। ठीक, तो अब इसके आधार पर हमारे सामने स्टेटमेंट दिया गया है। लेखक ने, यह स्टेटमेंट है कि लेखक ने इस गद्यांश में यह बताने के लिए स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख किया है। लेखक ने इस गद्यांश में यह बताने के लिए स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले कितनी मजबूत थी।
यानी स्टेटमेंट हमको दिया गया है कि इस पर्टिकुलर गद्यांश या पैराग्राफ में लेखक ने स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख केवल यह बताने के लिए किया है कि पहले के समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम कितनी मजबूत हुआ करती थी। यह बताने के लिए उसने स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख पैराग्राफ में किया है। हमको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ये जो कथन है वो सत्य है कि असत्य है कि संभावित सत्य है, क्या है। ठीक, तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कहता है कि लेखक ने गद्यांश में स्टीव और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले कितनी मजबूत थी। जरा स्टेटमेंट पढ़ो और यहां देखो, यहां उसने लिखा है स्टेटमेंट गद्यांश में कि यह स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है। यह स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है। जो प्रेजेंट टीम है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी तुलना कर रहा है रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की टीम से, जो कि आक्रामक टीम हुआ करती थी, जो इसके पहले गई सभी टीमों पर भारी पड़ती थी। यानी रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की जो टीम थी वो बहुत मजबूत टीम थी। जो भी उनके यहां खेलने जाता था वो रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम उन टीमों पर भारी पड़ती थी जो उनके यहां खेलने जाता था। ठीक, जिनके लिए घरेलू मैदान में उनके खिलाफ खेलना खतरनाक लगता था। स्टेटमेंट में, पैराग्राफ में, गद्यांश में पूरे तरीके से लेखक ने इस बात को मेंशन किया है ना कि रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ के जमाने की ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत आक्रामक थी, मजबूत थी। जो विजिटर टीम्स वहां जाती थी खेलने के लिए, उनके लिए वहां पर खेलना आसान नहीं था और ऑस्ट्रेलियाई टीम उन पर भारी पड़ती थी क्योंकि वो मजबूत टीम थी। किसकी? स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग की मजबूत टीम थी। तो ये कंफर्म हो रहा है हमको पैराग्राफ से कि लेखक ने गद्यांश में स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग का उल्लेख ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले कितनी मजबूत थी ये दर्शाने के लिए किया है। यानी ये कथन कैसा है? ये कथन निश्चित रूप से सत्य है। कैसा है कथन? निश्चित रूप से सत्य है। और यदि सत्य है तो ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए, कहां पर? ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? कैसे करते हैं गद्यांश वाले क्वेश्चन को, अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस को? क्लियर हुआ? ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये रहा, कहता है 1, 2, 3, 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र होगा। ठीक, यानी कि ये हमारे सामने एक श्रृंखला है चित्रों की। उसका ये पहला चित्र है ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो कह रहा है ई में कौन सी आकृति आएगी? ई में कौन सी आकृति आएगी? ठीक, कहां से बताना है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहां से बताना है। ठीक, अगेन फिगर यहां से पता करना है लेकिन ऑप्शन यहां से देना है। ये बीमारी का ध्यान रखना है। ठीक, चेक करते हैं क्या चल रहा है लॉजिक में। तो अगर हम चेक करते हैं तो इस आकृति में 3 शेडेड स्क्वायर हैं, यहां 3 शेडेड नॉन शेडेड स्क्वायर हैं, अगेन 3 शेडेड स्क्वायर, फिर 3 नॉन शेडेड स्क्वायर, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में शेडेड नॉन शेडेड शेडेड नॉन शेडेड स्क्वायर चल रहे हैं। तो यहां पर शेडेड स्क्वायर आएंगे। कैसे स्क्वायर आएंगे? शेडेड स्क्वायर यहां पर आएंगे। ठीक है, शेडेड आएंगे तो 2 और 3 तो उत्तर बनेंगे नहीं। लाइंस चेक करें, 2, 3, 4, यहां पर है 5, तो यहां 6 लाइनें आनी चाहिए। 6 लाइनें कहां पर हैं? यहां पर हैं 2, 2, 4, 6 लाइन है। यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 लाइन है। 7 लाइनें, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए केवल इसका उत्तर हो जाएगा। लाइन ना गिने तो सितारे गिन सकते हैं, 3, 5, 3, 5 और 3। तो 3 सितारे चाहिए थे, 3 सितारे ए में हैं। अब ए वाली आकृति का ऑप्शन कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल शब्द लिखा हुआ है, केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को निरूपित करती है? केवल अधिकारियों और केवल प्रबंधकों को निरूपित करती है। तो यह है ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी, ठीक है, और यह है मैनेजर्स यानी कि प्रबंधक। तो केवल अधिकारियों और केवल प्रबंधकों को निरूपित करने वाली संख्या कौन सी है? ठीक है, ये मैनेजर्स हैं, ये अधिकारी हैं, ये हैं क्लर्क। हमको क्या चाहिए?
हमें केवल शब्द लिखा हुआ है, यानी केवल ऐसे अधिकारियों की संख्या जो प्रबंधक भी हैं, या केवल अधिकारियों और प्रबंधकों की संख्या, तो अधिकारी और प्रबंधक दोनों कॉमन हो जहां पर वो चाहिए, और केवल शब्द लगा है यानी क्लर्क वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो क्लर्क वाला हिस्सा हटा दिया, तो अधिकारी और मैनेजर का कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है, ये 6, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इज राइट आंसर। ठीक, आ जाओ एक और क्वेश्चन, अगला ये रहा। कहता है V C के ठीक दाएं बैठा है, V 4 स्थान दाईं ओर जाता है और C 8 स्थान बाईं ओर जाता है, और ये दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? यानी स्थिति जो है उसकी अगर चर्चा करें तो स्थिति हमारे पास कुछ ऐसी है, ये एक और ये दो व्यक्ति हैं। कहता वी सी के ठीक दाएं बैठा है, तो यहां पर बैठा है सी, और इसके ठीक दाएं यहां पर, क्योंकि सब उत्तर की ओर देख रहे हैं जनरली। ठीक, तो अगर सी यहां पर बैठा है तो कहता वी सी के ठीक दाएं बैठा है, तो यहां पर कौन बैठा है, वी सी के ठीक दाएं बैठा है। कहता वी 4 स्थान दाईं ओर जाता है, तो वी कहां जाता है, 4 स्थान दाईं ओर, यानी कि यहां से 1 2 3 4 स्थान दाईं ओर, यानी वी अब यहां पर आ जाता है, वी का नया स्थान ये है। और सी 8 स्थान बाईं ओर जाता है, तो सी कहां जाता है, 8 स्थान बाईं ओर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर कौन आता है, अब यहां पर सी आ जाता है, सी अब यहां पर है, यानी सी और वी अब यहां पर नहीं रह गए। तो कहता है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ, बस सबको जोड़ के बता देना है। क्या बताना है, 8 9 10, भाई यहां पर सी और वी पहले थे, अब नहीं है, लेकिन जगह थोड़ी हट जाएगी, जगह तो एज इट इज रहेगी ना, उनकी जगह कोई और आ गया होगा। पहले सी और वी यहां पर थे, तो 8 2 10 11 12 13 14, टोटल वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 14। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था कि वी और सी अगल बगल बैठे थे, अब वी 4 स्थान दाएं, सी 8 स्थान बाएं, तो 8 और 4 12, और वी और सी का पुराना स्थान प्लस का 2 और 14 प्रश्न का उत्तर था। ठीक, चलिए, हाँ, तो देवियों और सज्जनों, 20 क्वेश्चन का एक सत्र हम लोग करते हैं सुबह 10:45 पर। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए ये क्लास शुरू होती है, और हम लोग यहां पर 20 क्वेश्चन का एक पीवाईक्यू का सेट करते हैं रीजनिंग की परीक्षा के लिए। 55 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये क्लास आप सब लोगों के सामने। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज आओ फिर आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए, और फिर आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। इसका लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत की परेशानी किसी प्रकार की आ रही हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, क्यों डाउनलोड करें ऐप को, तो जो कोर्सेस हैं रीजनिंग के अलग अलग परीक्षाओं के लिए, वो कोर्सेस रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे कि यूपीएसआई की परीक्षा के लिए ये 100 बैच है, जो कि रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है। ठीक, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए 55 से जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इस बैच के अंतर्गत सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब ये है कि प्रॉपर थ्योरी क्लासेस हैं। ठीक है, थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर उस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस करना, इस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से ये क्लासेस हैं। ठीक, तो यदि आपको आवश्यकता लगती हो, अच्छे आपको एक बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, या रीजनिंग कमजोर है तब तो जरूर बहुत आवश्यक है, क्योंकि 55 क्वेश्चन यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएसआई की परीक्षा में रीजनिंग विषय से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 549 रुपए इसकी गुरु दक्षिणा या फीस, जो भी आप कहना चाहें वो है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 549 रुपए फीस है, 10-12 रुपए कुछ जीएसटी का भी लगता है लगा करके इसमें। ठीक, तो ये कोर्स उपलब्ध है आप सबके लिए, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। ठीक, ये इच्छा हो तो लें, अदरवाइज यूट्यूब पर क्लास चलेगी ही चलेगी, आप उससे अपना पढ़ लें अगर पढ़ सकें। ठीक है, इसके अलावा ये दक्ष बैच है, जो कि क्या है, कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का, फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग, यानी अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग कोर्स पढ़ने की, खरीदने की
ये सारी झंझटें खत्म। आप एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे तो इसके अलावा आपको रीजनिंग फिर कहीं अलग से बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग है, हर परीक्षा की रीजनिंग। ठीक, तो ये कोर्स कंप्लीट है रीजनिंग का। ठीक है, इसके अलावा ये अभ्युदय बैच है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा 12 अक्टूबर को लगी हुई है उसके लिए ये अभ्युदय बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का। और सीसेट की परीक्षा केवल 2 विषय हिंदी और रीजनिंग से पार करनी है आपको। हिंदी बाय हिंदी भास्कर अमर सर, और रीजनिंग डीसी मिश्रा रीजनिंग एक्सप्रेस पर। ठीक है, आरओ मेंस की परीक्षा के लिए, आरओ की जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें भी रीजनिंग विषय से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस वाले सेट में। तो आरओ मेंस की परीक्षा के लिए ये कंप्लीट कोर्स है अधिकारी बैच रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आरओ मेंस की परीक्षा के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर उपलब्ध हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इनको देख पढ़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पर क्लासेस उतनी ही शिद्दत से चलती रहेंगी। ठीक, चलो, ये सारे कोर्सेज का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। कोई समस्या होने पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और बस अंत में आज के सत्र को करते हैं यहीं पर खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक, चलिए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले सत्र में आप लोगों से। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।